नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। अमूर फाल्कन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी की यह प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची के तहत बहुत कम संकट लीस्ट कंसर्न वाली प्रजातियों की श्रेणी में आती है। प्रवास के समय अमूर फाल्कन 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिससे यह प्रवासी पक्षियों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरियों में से एक बन जाता है। तीसरा कथन है, मणिपुर को दुनिया की फाल्कन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन की उपर्युक्त सभी। जब हम अमूर फाल्कन की बात करते हैं तो वास्तव में यह पक्षी की एक ऐसी प्रजाति है जिसे दुनिया के सबसे लंबे समय तक यात्रा करने वाली पक्षी की प्रजाति के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करती है और मंगोलिया और साइबेरिया लौटने से पहले भारत और हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका में लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं। इनका 22,000 किलोमीटर का प्रवासी मार्ग सभी प्रकार की पक्षी प्रजातियों में सबसे लंबा है, जिसके चलते ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका जो नाम है वह अमूर नाम की नदी से मिलता है, जो रूस और चीन के बीच की सीमा बनाती है, और नागालैंड में दोयांग नाम की एक झील को अमूर पक्षियों के पड़ाव के रूप में जाना जाता है और इस रूप में नागालैंड को विश्व की बाज राजधानी या फिर फाल्कन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। IUCN की रेड लिस्ट के तहत यह पक्षी सबसे कम चिंता का विषय है, किंतु यह प्रजाति भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के तहत संरक्षित है, जिसके तहत इस पक्षी की रक्षा करना अनिवार्य बन जाता है। इस रूप में यदि हम देखें तो पहला कथन और दूसरा कथन हमारा सही है, हालांकि तीसरा कथन हमारा गलत है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक और दो। आज के द हिंदू अखबार में मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में अमूर फाल्कन के संदर्भ में खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन समुद्र तट रेत खनिज की श्रेणी में आता है? मोनाजाइट, जिरकॉन, रेडियम की गार्नेट। केवल एक, दो और तीन, केवल एक, तीन और चार, केवल एक, दो और चार कि केवल दो, तीन और चार। समुद्र तट रेत खनिज की श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से कई विशिष्ट प्रकार के खनिजों को शामिल किया जाता है, जिसमें मोनाजाइट के अलावा गार्नेट और जिरकॉन के अलावा इल्मेनाइट को शामिल किया जाता है। इनको आमतौर पर समुद्र तट रेत खनिजों के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 5 साल के प्रतिबंध के पश्चात सरकार समुद्र तट पर रेत खनिज खनन खोलने के लिए इच्छुक हो गई है और निजी भागीदारी के लिए इस क्षेत्र को फिर से खोलने के संदर्भ में एक पैनल स्थापित करने के प्रस्ताव के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। मुख्य रूप से यह जो समुद्र तट रेत खनिज हैं, इनका प्रयोग विविध प्रकार के परिष्कृत और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के साथ ही रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के विविध चरणों में किया जाता है, जिसके चलते यह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस रूप में यदि हम सही उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें तो 1, 2 और 4 हमारा सही उत्तर होगा और यह हमें प्राप्त होता है सी में, और इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। एक IAS अधिकारी को कैडर के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कैडर आवंटित करते समय यूपीएससी के द्वारा उम्मीदवार के गृह राज्य और आवंटित कैडर वाले राज्य से परामर्श किया जाता है। उम्मीदवार के पास अपनी पसंद का कैडर आवंटित करवाने का अधिकार नहीं है। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आरक्षण के लाभ के बिना सामान्य श्रेणी में चुने जाते हैं तो वह कैडर या पसंद की नियुक्ति की जगह पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन गलत है या है।
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि उपर्युक्त सभी। आईएएस अधिकारी को कैडर आवंटन के संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि सफल आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर में आवंटित होने का कोई अधिकार नहीं है। और इस रूप में दूसरा कथन जो है हमारा सही हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर गलत कथन की हमें पहचान करनी है तो दूसरे वाले कथन को यदि हम हटा दें तो इस आधार पर केवल एक उत्तर ही हमारे समक्ष आ जाता है, जो है हमारा सी, केवल 1 और 3। यानी एक कैडर आवंटित करते समय यूपीएससी के द्वारा उम्मीदवार के गृह राज्य और आवंटित कैडर वाले राज्य से परामर्श नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ यदि अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आरक्षण के लाभ के बिना सामान्य श्रेणी में चुने जाते हैं तो वे कैडर या पसंद की नियुक्ति की जगह पाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको यह भी समझना है कि वर्तमान में यूपीएससी के द्वारा आईएएस कैडरों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिससे कैडर का निर्धारण किया जाता है। और इसको निर्धारित किए जाने के संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला ई मसीहा ऐप निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट प्रबंधन, भारत के हज यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, हज यात्रा के लिए आवेदन की हाजियों से शिकायत प्राप्त करना और सेवा में सुधार के लिए प्रतिक्रिया भी प्राप्त करना। जब हम बात करते हैं ई मसीहा ऐप की तो यह मुख्य रूप से विदेशों में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए ई चिकित्सा सहायता प्रणाली है, जिसके तहत भारतीय तीर्थयात्रियों के संपूर्ण स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाने और बनाए रखने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का निर्माण किया गया है। यह डॉक्टरों के नुस्खे, चिकित्सा उपचार के साथ दवा वितरण भी प्रदान करता है और इसे मक्का मदीना में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विकसित किया गया है। और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलक में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 कि 1, 2 और 3। तो दूसरे कथन के संदर्भ में आपको ये समझना है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था और इस रूप में दूसरा जो कथन है वो हमारा गलत है। और यहाँ पे अगर हम दूसरे कथन को हटा दें तो इस रूप में हमारा उत्तर सीधे सीधे आ जाता है, जो है हमारा बी, केवल 1 और 3। यदि हम गिरमिटिया प्रकार की श्रम प्रणाली की व्याख्या करें तो यह मुख्य रूप से 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास्ता के उन्मूलन के पश्चात स्थापित की गई प्रणाली थी। क्योंकि दास्ता प्रणाली के उन्मूलन के पश्चात पुरुष और महिलाओं की आवश्यकता पड़ रही थी वेस्ट इंडीज, मॉरिशस और श्रीलंका के चीनी और चाय आदि के बगानों में कम मजदूरी पर काम करने वाले लोगों की, और इसी के तहत इस प्रणाली का विकास किया गया, जिसके अंतर्गत एक ठेके के तहत विशिष्ट समय के लिए नियोक्ता के लिए काम करने वाले एक बंधुआ मजदूर प्रणाली को स्थापित किया गया था। हालांकि आधुनिक दास्ता प्रणाली के रूप में इसकी आलोचना की गई और महात्मा गांधी आदि के द्वारा भी इसके उन्मूलन में सहायक भूमिका निभाई गई थी। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है आज का तथ्य, जिसमें हम बात करेंगे मेटावर्स की, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में काफी प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक खुद का नाम बदलने की योजना बना रहा है और बदलाव की घोषणा कंपनी के वार्षिक कनेक्ट सम्मेलन में 28 अक्टूबर या फिर इससे पहले भी
की जा सकती है। फेसबुक के लिए यह रीब्रांडिंग केवल कंपनी के नाम में बदलाव से ही संबंधित नहीं है, अपितु यह कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाता है, जिसके तहत वह एक नवीन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जिसे आज हम मेटावर्स के रूप में जानते हैं। फेसबुक ने पहले ही जिम्मेदार मेटावर्स बनाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में $50 मिलियन का निवेश करने की योजना की घोषणा की है और वह यूरोप पे इससे संबंधित 10,000 नई नौकरियां पैदा करने की भी योजना बना रहा है। इस पूरी पृष्ठभूमि में यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि मेटावर्स क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यह विचार 1992 में प्रकाशित नील स्टीफेंसन द्वारा कल्ट साइंस फिक्शन उपन्यास स्नो क्रैश से आता है, जहां पहली बार मेटावर्स वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया था। सबसे सरल अर्थों में मेटावर्स को एक समानांतर आभासी दुनिया के रूप में देखा जाता है, जहां उपयोगकर्ता की अलग-अलग पहचान, संपत्ति और चरित्र हो सकते हैं। वर्तमान में मेटावर्स को इंटरनेट की बात की दुनिया माना जा रहा है, जिसमें यदि आप चाहें तो एक विकेंद्रीकृत कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में निरंतर लाइव बने रह सकते हैं। यह पूरी तरीके से डिजिटल प्रकार की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है, जिस तरीके से सिलिकॉन वैली के अधिकांश बुद्धिजीवी इसे देखते हैं, और इसके माध्यम से डिजिटल और भौतिक दोनों ही संसारों में आपकी उपस्थिति बनाए रखी जा सकती है। मेटावर्स को वास्तव में एक नवीन विश्व व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, जहां आपकी सेवाओं को अन्य आभासी संपत्तियों या क्रिप्टो करेंसी के बदले वस्तुतः पेश किया जा सकता है, और इसके माध्यम से वास्तव में आप डिजिटल दुनिया से बहुत गहरे और जटिल तरीके से जुड़ सकते हैं। यह एक प्रकार से आभासी दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच विलय के एक रूप में कार्य कर सकता है, जिसके चलते यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेटावर्स को जिम्मेदारी से विकसित करने के लिए फेसबुक विविध प्रकार के मुद्दे और अवसरों के बारे में सोचने के लिए सरकारों, उद्योग और शिक्षाविदों से संबंधित विशेषज्ञों के साथ काम करेगा, और साथ ही साथ इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह इसको और समावेशी और सशक्त तरीके से बनाया जा सके, इसके लिए भी मानवाधिकार और नागरिक अधिकार समुदायों को शामिल करना चाहता है। हालांकि मेटावर्स की जो सफलता है वह इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें किस प्रकार से सभी सेवाओं को आपस में जोड़ते हुए इंटरऑपरेटिबिलिटी का विकास किया जाएगा। तभी तो हम विभिन्न कंपनियों के अनुभवों को एक साथ जोड़ सकते हैं और वास्तव में आभासी और भौतिक दुनिया के बीच के संसार को जोड़ सकते हैं। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।